हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज में मैं आज आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आई हूं, जिसमें मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। वी विल लर्न टुडे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज पार्ट 2, in which we will study maxims of teaching. It is very important and always questions from this part is there in NET paper 1. So what is maxims of teaching? Transmission of knowledge and teacher's ability are two different situations. Okay, transmission of knowledge मतलब knowledge को देना and teacher's ability both are different situations. Success of a teacher depends on complete knowledge of the subject matter and scientific knowledge of the teaching style for disseminating the knowledge to the pupils. So, teacher success depends on two things. First, knowledge of subject matter, and second, the teaching style, knowledge of teaching styles or methods for disseminating or sharing the knowledge to the pupils. Maxims of teaching are culture free and universal in nature. ये जो भी मैक्सिम्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हर जगह हर एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई होता है। ये किसी कल्चर से बंधा नहीं है। इट इज यूनिवर्सल, मतलब इट अप्लाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैक्सिम्स आर शॉर्ट स्टेटमेंट्स। ओके, यहाँ पर एक छूट गया है, मैं उसको लिखती हूँ। Maxims are short statements and treated as general rule. Short statements, maxims, can be elaborated to become a rule. They are tried and tested. Such all maxims are tried and tested and helpful in achieving success in the classroom. So it is helpful for both teacher and learner. The maxims of teachings are as follows. We are going to discuss 10 maxims of teaching. First, simple to complex, मतलब सरल से जटिल, from known to unknown, ज्ञात से अज्ञात, seen to unseen, मतलब जो देखा हुआ है उससे अनदेखा हुआ, concrete to abstract, अमूर्त से मूर्त से अमूर्त, particular to general, मतलब विशिष्ट से सामान्य। 6 नंबर, एक मिनट, 6 नंबर और था हमारा होल टू पार्ट, मतलब पूर्ण से अंश की ओर। देन इनडेफिनिट टू डेफिनिट, मतलब अनिश्चित से निश्चित। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक। एम्पिरिकल से रैशनल, मतलब ऑब्जर्वेशन निरीक्षण से। रैशनल मतलब विवेक तक। एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो ये सारे 10 को हम एक एक करके देखेंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इट इज द मैक्सिम ऑफ टीचिंग which says that a successful teaching is that which creates interest among the students for new knowledge. वो टीचिंग ही सही सक्सेसफुल या सफल माना जाएगा जो बच्चों में पढ़ने के लिए या नए ज्ञान के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है, रुचि पैदा करता है। इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट फर्स्ट। इसलिए क्या जरूरी है कि बच्चों को पहले इजी और सिंपल जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले सिखा दिया जाए, तब फिर जटिल कॉम्प्लेक्स कॉन्टेंट्स टू बी टॉट आफ्टरवर्ड्स। मतलब क्या है कि पहले हल्की चीजें सिखाई जाए, फिर भारी चीजें। जैसे एक पहले तो लेटर्स सिखाते हैं हम, फिर लेटर्स से वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स से फिर सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले लेटर सीखता है बच्चा, तो वो क्या है सिंपलेस्ट। उसके बाद वो सिंपल से बढ़ते बढ़ते वो कॉम्प्लेक्स में जब सेंटेंस बनाने लगता है। मैथ्स में क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले सीख लेता है, तो जो सिंपल माना जाता है उसके बाद उसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाया जाए। तो ये हुआ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा है नॉन टू अननोन। Knowledge must be based on the entry behavior or previous knowledge of the students. आप किसी को अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले उसको आपको जांचना होगा या जानना होगा कि वो कितना जानता है। वो जितना जानता है उसके बाद से आप उसको पढ़ाना शुरू करेंगे।
आप अचानक से हाई लेवल या किसी भी लेवल पे पढ़ाई नहीं शुरू कर सकते हैं जब तक आपको पता ना हो कि जो लर्नर है उसको कितना आता है, उसे कितना पता है। It is a psychological fact that it becomes difficult to learn new things if it is presented at once. अचानक से प्रेजेंट कर दिया जाए तो फिर वो सीखना मुश्किल होता है। जैसे साइकिल जो चलाना आता है उसको स्कूटर या स्कूटी चलाना आसान होता है, तो सीधे आप इसको बाइक पे चढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उसको मुश्किल होगी सीखने में। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लर्न न्यू थिंग्स इफ इट इज प्रेजेंटेड एट वंस। इसलिए पहले साइकिल चलाना या स्कूटी चलाने के पहले बैलेंसिंग करना तब सिखाना होता है। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट शुड फॉर्म द बेसिस फॉर द न्यू नॉलेज ऑफ अननोन। अननोन चीज सिखाने के लिए उसका पहले का जो ज्ञान होता है वो उसमें हेल्प करता है और वो बेसिस आधार बनता है जिसके आधार पर वो नई चीजें सीखता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि पीपल नो अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। पढ़ाई में अगर हम देख रहे हैं तो बाइंग एंड सेलिंग पता है कि हम खरीदते हैं तो पैसे देते हैं और सेलिंग करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। तो ये अगर हमें पता है कि व्हाट इज बाइंग एंड व्हाट इज सेलिंग, देन इट वुड बी इजी फॉर teacher to tell us about the profit and loss because it is related with buying and selling. तो buying और selling से जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस को पढ़ाने के लिए पहले बच्चे को बाइंग क्या है, लॉस और सेलिंग क्या है ये जानना जरूरी है या इसके बारे में बताना होगा। तीसरा है सीन टू अनसीन। स्टूडेंट्स जनरली लर्न एट परसेप्चुअल लेवल, लर्निंग बाय डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मतलब कुछ भी चीज उनको अगर सीखना है तो पहले वो उसको देखना चाहते हैं और उसके बाद फिर वो उसको सीखते हैं। तो दिस इमीडिएट प्रेजेंटेशन इज इजी टू ग्रैस्प बिकॉज दे सी इट इन इट्स टोटलिटी। कोई भी चीज पहले उनको दिखा दिया जाए तब सिखाया जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। देख लेने के बाद, छू लेने के बाद उस चीज को वो जल्दी समझते हैं बनिस्बत कि उनको कल्पना में ये चीज बताया जाए। तो इसलिए पहले उनको कोई चीज दिखा देना चाहिए, उसके बाद फिर उसके आधार पर फिर आगे दूसरी चीजों के बारे में बताना, अनसीन चीजों के बारे में बताना चाहिए। फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्चुअल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी विजुअलाइज्ड एंड वेरीफाइड विद सेंस ऑर्गन्स। ये सीन टू अनसीन में भी आ रहा है, इससे मिलता जुलता है कि पहले बच्चे क्या करते हैं कि अपने सेंस ऑर्गन से चीजों को छू कर, महसूस कर, देख कर, अपने सेंस ऑर्गन से उसको वेरीफाई कर लेते हैं, तब वो आगे की चीजें, अमूर्त चीजों को सीखते हैं। पहले मूर्त चीजों को देखकर समझते हैं। तो डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है जिसमें डेल ने बताया है कि फर्स्ट उसका एक बैंड पिरामिड की तरह बना है जिसे हम अभी दिखाते हैं, और वो पहला जो बैंड है वो डील्स विद कॉन्क्रीट नॉलेज विच इज डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड। सबसे पहले फर्स्ट हैंड नॉलेज उसको दिखाया जाता है बच्चे को, तब वो उसको फिर रिलेट करता है, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट चीज को सोच पाता है। दिस इज द ब्रॉडेस्ट बैंड एंड इट एज द कोन गोज अप विथ इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्टनेस इट एंड्स विथ एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट कॉन्क्रीटनेस प्रीसीड्स एब्स्ट्रैक्टनेस। तो इसमें क्या है कि पहले क्या करते हैं हम, पहले उसको कॉन्क्रीट चीजें दिखाते हैं तब एब्स्ट्रैक्ट दिखाते हैं। तो बेसिक ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन की पहले ऑडियो तब विजुअल, पहले बोलकर बताते हैं तब फिर उसे दिखाते हैं। ये है डेल का डूइंग ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। एक मिनट इसको पहले, ये जो है डेल का कोन है। इसमें क्या है कि जब हम उसमें कहना है लर्निंग कैसे होता है, कोन ऑफ लर्निंग डेल ने दिया है। तो डूइंग रियल एक्सपीरियंस जब वो किसी चीज का करते हैं तो उससे वो समझते हैं। इसमें कहा गया है कि डूइंग ए ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कन्फ्यूशियस एक विचारक थे जिनका कहना था कि मैं देखता हूं तो भूल जाता हूं। आई सी आई फॉरगेट, आई हियर आई रिमेम्बर, आई डू आई अंडरस्टैंड। तो करके सीखना या देख कर सीखना ज्यादा टिकाऊ होता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है लर्निंग, इसलिए करना। डूइंग ए ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन
जो होता है कि किसी चीज को प्रेजेंट करने से जो सीखता है, सिमुलेटिंग रियल एक्सपीरियंस, वो रियल एक्सपीरियंस, कोई भी चीज आप करते हैं तो उसका जो रियल एक्सपीरियंस होता है, रियल थिंग करने का, उसमें कहता है कि 90% हम लर्निंग होता है, उसमें 90% सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होता है। और पार्टिसिपेटिंग इन ए डिस्कशन और गिविंग ए टॉक जो होता है, उसमें क्या होता है कि 70% हमें याद रहता है जो हम बोलते हैं या सुनते हैं। फिर वॉचिंग ए मूवी, लुकिंग एट एन एग्जीबिशन और एग्जिबिट, वॉचिंग ए डिमॉन्स्ट्रेशन, सीइंग इट डन ऑन लोकेशन, कोई भी चीज को हम देखते हैं, वॉच करते हैं, तो जो हम सुनते हैं और देखते हैं उसका हमारा 50% रहता है। तो हम जब करते हैं ना उस समय हमारा 90% होता है, और फिर 70% जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम कुछ कहते हैं, तब उस समय 70% हम रिमेम्बर करते हैं जो हम कहते हैं, और 50% क्या होता है, 50% हम जो देखते हैं और सुनते हैं उसको याद रखते हैं, और 30% ही याद रहता है जो हम देखते हैं, और 20% केवल सुन के अगर हम कुछ याद करते हैं तो सिर्फ 20% याद होता है 2 वीक के बाद जब हम देखते हैं। और जो पढ़ने का जो है, जो what we read we remember only 10% of it after 2 weeks. So 2 weeks के बाद ये बताया है कोन ऑफ लर्निंग में कि क्या क्या चीज हमारे साथ कितना परसेंट रिमेन करता है। तो ऊपर से अब हम देखते हैं कि 10% what we read we remember after 2 weeks. 20% what we hear we remember after 2 weeks. 30% what we see we remember after 2 weeks. And watching a movie, looking an exhibition or watching a demonstration, seeing it done on location, we remember 50% what we see and hear. And when we participate in a discussion or we give a talk, we remember 70% what we say. जब मैं खुद से हम लोग कुछ करते हैं, और doing a dramatic presentation, simulating a real experience, किसी real experience का हम simulation कर रहे हैं, और doing a real thing, तो 90% हमें याद रहता है what we do and what we say. So it is the cone of learning given by Edgar Dale. So name, it is very famous, और Dale's full name is Edgar Dale. Particular to general. Particular to general. Induction is simpler than deduction. It says that induction is simpler than deduction. What is induction? Induction is called कि it is induction we say egg rule. In induction we first give the examples. Yeah, we study the examples, then frame a rule. So induction is simpler than deduction. In deduction, what happens? In deduction, it is rule A. In deduction, what we do? We first state the rule, then study the examples. So in induction, we derive general premises based on bits of knowledge derived by individual experience. इन इंडक्शन हम लोग एक एक केस का स्टडी करते हैं और उसके बाद एक रूल को बनाते हैं, जनरल रूल बनाते हैं। Whereas in deduction we move from general rule to a particular in an analytical manner. पहले हम रूल बता दिया, फिर एक एक करके उसको हम एनालाइज करते हैं। Therefore generalization and principles should be given later and based on a number of particular premises. So specific examples should be given first, then general law to make the lessons easier for students. Suppose कि all men are mortal. It is a general rule. Okay, all men are mortal. Suppose it is said कि all men are mortal. It is not working properly, so let's leave it. All men are mortal. Ram is a man. Shyam is a man.
So general rule is all men is mortal, and one premise is given कि Ram is a man. Then what will be the conclusion? Ram is mortal. It is general rule first stated that all men are mortal. Then single case we are studying and we are deducing the conclusion. So it is deductive. And when we study Ram is mortal, Mohan is mortal, Shyam is mortal. Ram is man, he is mortal. Shyam is man, he is mortal. Mohan is man, he is mortal. So what we are seeing? We are discussing each one by one case, one to one case, and all are men and all are mortal. So what will be the conclusion? All men are mortal. So first it is inductive type of knowledge. तो inductive में क्या होता है? We study एक example, then we generalize. So therefore generalization and principles should be given later based on a number of particular premises. It is induction. So particular to general. What are we doing here? Particular to general. It is inductive. Specific examples should be given first, then general laws to make the lesson easier for students. So particular to general में पहले एक केस को स्टडी करते तब फिर उसको हम जनरलाइज करते हैं. It is also for inductive and deductive. So you can say कि inductive and deductive is also a maxim of teaching. Inductive में we study one by one cases, then generalize the rule or deduce a conclusion, that is general rule. And in deductive what we do? First we state the general rule, like all planets move around the sun. So it is general. Earth is a planet. Conclusion, it will move around the sun. Mercury is a planet. It will move around the sun. So it is deductive. First we stated the law, then we apply it in each and every planet. Okay. And when we do opposite, we take planets one by one. Earth moves around the sun. Mercury is a planet, moves around the sun. Earth is a planet, moves around the sun. Like that. So all planets move around the sun. So we deduce, we get the law कि all planets move around the sun. Whole to part. Next maxim is whole to part. According to Gestalt psychologists, summarize that we first perceive the object as a whole, then its parts. Here it can be explained with an example. When we see a tree, we see tree as a whole first. Then we see its branches, leaves, trunk, whatever parts of the tree. So better to say that we gain knowledge about the whole first, then about the parts. For example, when we see a tree, our attention goes on entire tree and then on its stem, branches, leaves. Like that, when we see a flower, we see the flower as a whole. Then the parts of flower, pollen, gynecium, and whatever the parts of flowers we see after that, petals. So this Gestalt theory of perception, which states that it is essential to study the background and environment of the object about which knowledge is to be gained. So first we see the whole, then we study the part of it. Next is definite to indefinite. Okay, so it will be indefinite. Okay. So first it is a psychological fact that learner's intellectual development proceeds from definite to indefinite, because definiteness has a limited boundaries and jurisdiction than indefinite things. We always have more confidence on definite and tested things. Then we learn easily indefinite things on the basis of definite things, ideas, and then we can learn indefinite things easily. So while teaching, teacher should state or explain definite things first, then he should take students towards indefinite things. Psychological to logical. So psychological to logical means modern education gives more emphasis on psychology of child, because today the education is child centered, in which much emphasis is given on the child's preference, interest, and
his moods. So that the child psychology development is of prime importance. Psychological approach takes into consideration the learner's interests, abilities. Teaching should be done according to abilities, his interests, aptitudes, development levels, needs and reactions. Logical approach considers the arrangement of chosen content into logical order and stage. So whatever the content has been chosen for teaching, it should be in a logical order and according to the need or interest or abilities of the child. So all children should not be taught in a similar way. So each child, there is individual difference, व्यक्तिगत विभिन्नता. So each child should be taught according to his need or requirement. Empirical to rational. Empirical knowledge is experiential and student builds up his storehouse of knowledge from his observations and experiences. Empirical knowledge क्या होता है? जो ऑब्जर्वेशन से बच्चे गैदर करते हैं या एक्सपीरियंस से, खुद से ऑब्जर्व करके या खुद एक्सपीरियंस से उनको जो नॉलेज होता है. तो पहला एक्वाइंटेंस जो होता है स्टूडेंट्स का एक्सटर्नल वर्ल्ड से, वो उनके अनुभव के आधार पर होता है और उसके बाद वो बहुत सारा और एक्सपीरियंस को गैदर करके उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखता है. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्वाइंटेंस विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाह्य दुनिया जो है उसके साथ होता है, वो उसके ऑब्जर्वेशन से होता है, उसके एक्सपीरियंस से होता है और वो बहुत सारे एक्सपीरियंस को कैटेगरीज में रखता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टूडेंट्स आर टू बी टॉट दैट वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग, उनको पढ़ाना है कि पानी उबलने लगता है गर्म करने पर, तो पहले क्या होगा कि उनको दिखाना होगा कि पानी गर्म हो रहा है और ये बॉईल कर रहा है, तो ये करके दिखाना होगा, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं. उसके बाद देन वो देखेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, तब उनका एक्सपीरियंस होगा. देन टीचर शुड एक्सप्लेन दैट व्हेन वाटर इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स जो है water molecules gain kinetic energy and there is thermal agitation of the molecules जो कि उन वाटर को बॉयल करने के लिए या जिनसे वाटर बॉयल होने लगता है. तो कौन कौन सा एनर्जी हुआ? थर्मल एजिटेशन हुआ और काइनेटिक एनर्जी से हीट हुआ और उसके बाद थर्मल एजिटेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स को वाटर को बॉईल करने के लिए ये करता है, बाध्य करता है. फिर है एनालिसिस टू सिंथेसिस. तो अगर वो बच्चे देखकर पानी को बॉईल करते हुए देख कर कि गर्म करने से पानी बॉईल हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो थर्मल एनर्जी और थर्मल एजिटेशन, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीजों को वो समझ पाएंगे और इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. और लास्ट वन इज एनालिसिस टू सिंथेसिस. इनिशियली द नॉलेज ऑफ पीपल इज वेग, अनसर्टेन एंड अनऑर्गेनाइज्ड. शुरू में बच्चों का जो नॉलेज होता है वो क्लियर नहीं होता, अनसर्टेन होता है. एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांटना और उसके बाद फिर उनको असेंबल करके, पहले छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांट के उनको समझना, फिर उनको असेंबल करके प्रॉब्लम सॉल्व करना. तो एनालिसिस में क्या होता है कि प्रॉब्लम सेपरेट होता है बहुत सारे एलिमेंट्स में. किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग पार्ट्स में तब उसको स्टडी करते हैं. और सिंथेसिस में क्या करते हैं कि जो भी पार्ट में बांटा उसको फिर एक जगह ले आए, कनेक्ट कर दिया नॉलेज को और उसके बाद उसको समझा. सिंथेसिस प्रेजेंट्स ए होलिस्टिक नॉलेज, संपूर्ण नॉलेज व्यू एंड देयरफॉर राइटली कम्स आफ्टर एनालिसिस. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि वाटर साइकिल का पार्ट्स है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. ये सारी चीजों को हम पहले अलग अलग समझते हैं कि इवेपोरेशन होता है, फिर पानी कंडेंस होकर फिर उसमें पानी बन जाता है, भाप उड़ता है, फिर कंडेंस होकर पानी बनता है और वो बारिश हो जाती है. तो यही वाटर साइकिल है. तो ये तीनों को अलग अलग एनालाइज करके उसको हमने एक वाटर साइकिल के रूप में सिंथेसाइज किया. तो जब भी हम वाटर साइकिल को समझने की बच्चे को समझाने जाएंगे तो हमें ये तीन चीजें बतानी होंगी. तो ये तीन चीज को जो हमने अलग अलग करके बताया, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये एनालिटिकल एनालिसिस हुआ एक एक चीज का.
और इन सबको मिलाकर एक सिंथेसाइज कर दिया, सिंथेसाइज किया गया वाटर साइकिल के रूप में। तो इस तरह से ये 10 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैं जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और ये चाइल्ड सेंटर्ड आज की पढ़ाई है, लेकिन टीचिंग में ये बहुत हेल्पफुल है और इन सिद्धांतों के आधार पर ही टीचिंग होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।